हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन। स्वागत है आप सभी का वेदांत क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी? सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। चलिए, हमने हमारी क्लास के अंदर आनुवंशिकी वाला चैप्टर स्टार्ट कर लिया था और जेनेटिक्स में हमने पढ़ा था कि भाई किस तरीके जेनेटिक्स के अंदर हम जो है जीवों के किन लक्षणों का अध्ययन करते हैं ना। तो एक तो मैंने कहा कि जीवों के वंशागति और जीवों में विविधता का अध्ययन हम आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स में करते हैं। फिर हमने देखा कि आनुवंशिकी के जनक कौन है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो है वो आनुवंशिकी के जनक है, क्योंकि उन्हीं के प्रयासों से, उन्हीं के जो उन्होंने प्रयोग किए थे मटर के पौधे पे, और उन्हीं का ही सारा रिजल्ट जो है हम आनुवंशिकी में पढ़ते हैं। फिर हमने देखा कि विविधता के कारण क्या क्या हो सकते हैं। विविधता के कारण लैंगिक जनन हो सकते हैं, उत्परिवर्तन कारण हो सकता है, म्यूटेशन कारण हो सकता है, पर्यावरण के कारण हो सकता है, एनवायरनमेंट के कारण भी हो सकता है। तो विविधता के कारण भी देखे और फिर हमने लास्ट में परिभाषाएं स्टार्ट कर ली थी, जो कि आगे हमारे मेंडल के 3 नियमों को समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगी। तो उसमें हमने पढ़ा कि जीन किसे कहते हैं। तो जीन डीएनए के वे छोटे छोटे खंड हैं, या डीएनए पर उपस्थित उन छोटे छोटे खंडों को हम जीन कहेंगे, जो किसी एक लक्षण का निर्धारण करते हो। जैसे मैंने कहा कि आपके आंखों का रंग काला है, तो ये आंखों का रंग या तो काला हो सकता है या भूरा हो सकता है। तो रंग 2 प्रकार से निर्धारित किया जा रहा है। ये लक्षण मतलब आंखों के रंग का जो लक्षण है या आंखों के रंग का जो गुण है, उसके लिए हमारे पास 2 विकल्प है, या तो ब्लैक या ब्राउन। ठीक है, तो इनका निर्धारण कौन करता है? वो करते हैं जीन। फिर इसके बाद हमने पढ़ा कि लक्षण या ट्रेट्स क्या होते हैं। तो लक्षण या ट्रेट्स वो होते हैं, मतलब हम जीनों की अभिव्यक्ति जो है वो लक्षणों के रूप में ही करते हैं। जैसे सपोज करना, जीन क्या है कि मान लो कि लक्षण हमने लिया जैसे कि आंखों का रंग। चलिए, पहले तो मैं यहाँ मेरे टॉपिक का नाम लिख लेते हैं अपना। तो अपने टॉपिक का नाम है आनुवांशिकी। आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स। आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स। ठीक है, ये हमारे टॉपिक का नाम है। अब इसमें मैं बात करूं कि भाई ये तो अपने टॉपिक का नाम हो गया आनुवांशिकी या जेनेटिक्स। अब देखो कि इसमें मैंने कहा कि जैसे कि कोई भी लक्षण है। अब जैसे हमने ले लिया आंखों के रंग का या त्वचा के रंग का ले लेते हैं, या चलिए त्वचा के रंग का भी नहीं, तो हम शरीर की लंबाई का ले लेते हैं। अब लंबाई वाले लक्षण के या लंबाई के गुण के 2 ही हमारे पास ऑप्शन हो सकते हैं। या तो या तो व्यक्ति लंबा होगा या व्यक्ति बोना होगा। ठीक है, तो ये 2 ही लक्षण हो सकते हैं। अब इनमें से जैसे लंबेपन के लिए कौन सा जीन उत्तरदायी है, तो जैसे मैंने सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ लिखा कैपिटल टी टी, यानी कैपिटल टी टी ये वाला जीन जो है, ये जो जीन है ये बताता है कि इससे जो है लंबेपन का लक्षण होगा। ठीक है, और यहाँ मैंने लिखा स्मॉल टी टी, जो कि ये बताता है कि ये बौनेपन का लक्षण है। तो भाई यहाँ पर इस जीन को देखकर हम बता पा रहे हैं कि लंबाई होगी या बोना होगा। तो जीन जो है वो लक्षणों का निर्धारण करते हैं। फिर हमने कहा कि लक्षण क्या है, ट्रेड्स क्या है। तो जीन की अभिव्यक्ति जो है, जैसे मैंने यहाँ लिखा ना ये लंबेपन के जीन, तो जीन की अभिव्यक्ति मैंने एक लक्षण के रूप में की है। लक्षण क्या कि भाई लंबापन, लक्षण क्या लंबापन, और मैंने उसको इस तरीके से जीन के रूप में लिखकर जीन की अभिव्यक्ति मैंने इस लक्षण के रूप में की है। तो लक्षण यानी ट्रेड्स क्या हुए, जीन क्या हुए, वो सब कुछ अपन ने कल ही पढ़ लिया था। और जीन शब्द सबसे पहले जॉनसन ने दिया था। और जीन के बारे में कि जीन जो है किसी विशिष्ट लक्षण को निर्धारित करने का एक कारक है, फैक्टर है, ये कहा था मेंडल ने अपने प्रयोगों में। और आगे चल के मेंडल के इसी कारक को जीन कह दिया गया। क्लियर है यहाँ पे? चलिए, उसके बाद हमने पढ़ा कि प्रत्येक गुण के 2 विकल्प होते हैं। जैसे यहाँ पर भी हमारे पास में 2 विकल्प थे कि लंबाई, तो लंबाई के 2 विकल्प हो गए, या तो व्यक्ति लंबा होगा या बोना होगा। 2 अलग अलग विकल्प हैं, तो विकल्पों को हम कहते हैं एलिल। एलिल कहते हैं विकल्पों को, या इनको हम युग्म विकल्पी भी कह सकते हैं। फिर हमने देखा युग्म विकल्पी के बाद में हमने ये देखा कि प्रभावी एलिल कौन से होते हैं और अप्रभावी एलिल कौन से होते हैं। भाई जो एलिल अपना प्रभाव प्रकट करेगा वो तो कहलाएगा प्रभावी एलिल, और जो अपना प्रभाव प्रकट नहीं करेगा या जिसका प्रभाव छुपा हुआ रह जाएगा वो कहलाएगा अप्रभावी एलिल। सपोज करना, एक एग्जांपल फिर से देती हूँ मैं आपको कि एग्जांपल हमारा कि जैसे मैंने यहाँ लिखा टी टी, एक मैंने यहाँ लिखा टी टी, और एक मैंने यहाँ लिखा टी टी, स्मॉल टी टी है ना। अब इसको जब हम देखते हैं, इस जीन को जब हम देखते हैं, तो यहाँ दोनों ही कैपिटल है। तो ये क्या है भाई, ये हो गए शुद्ध लंबा। क्या हो गया भाई, ये हो गया शुद्ध लंबा, इसको हम कह सकते हैं शुद्ध लंबा है।
इसको देखिए, इसमें दोनों ही स्मॉल टी टी है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया भाई, बोना, क्या हो गया भाई, बोना पौधा, ठीक है। ये बोना पौधा क्या मतलब, ये बोनेपन का जीन हो गया, बोनेपन का जीन हो गया, ठीक है। अब ये भी शुद्ध बोना है, क्या है भाई, शुद्ध बोना है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें देखो एक कैपिटल टी आया, जो तो क्या है भाई, प्रभावी लक्षण है। कल अपन ने मेंडल ने मटर के पौधे पे जो 7 लक्षण लिए थे, उनको मैंने एक टेबल के द्वारा आपको बताया था कि कौन से लक्षण प्रभावी है और कौन से लक्षण अप्रभावी है। ध्यान से याद करना कि जब हमने वहां पर पौधे की लंबाई वाला गुण देखा, तो पौधे की लंबाई में प्रभावी एलिल जो है वो था कैपिटल टी यानी लंबा, ठीक है। और अप्रभावी एलिल कौन सा था, वो था स्मॉल टी यानी कि बोना। अब इसको अगर अपन देखें तो इस पे देखो कैपिटल टी भी आ रहा है और स्मॉल टी भी आ रहा है ना। तो ऐसे पौधों में मतलब ऐसे पौधों की जो लंबाई है ना, वो होगी अशुद्ध लंबाई। अशुद्ध लंबाई क्यों कहेंगे कि देखो इसमें से ये जो लंबेपन वाला जो ट्रेट है, या ये लंबेपन वाला जो सॉरी ट्रेट क्या है, ये जो लंबेपन वाला एलिल है, ये अपना प्रभाव प्रदर्शित करता है ना। तो ये पौधे कैसे हुए, लंबे हुए, ठीक है। लेकिन इसको अशुद्ध क्यों कहेंगे, क्योंकि देखो इसके साथ में ये क्या बैठा है, पौनेपन वाला एलिल भी बैठा है, लेकिन ये अपना प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता है, ये अप्रकट रहता है, इसलिए इसको अप्रभावी एलिल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कल हमने एलिल की बात भी कर ली थी। अब उससे आगे ही हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि भाई प्रभावी एलिल और अप्रभावी एलिल। अब हम आगे देखो क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि मेंडल ने जो ये 7 गुण मटर के 7 लक्षणों पे जो उसने अध्ययन किया, उसमें उन्होंने किस किस तरीके से अध्ययन किया और रिजल्ट किस रूप में आए, वो सब कुछ अपन देखेंगे। तो आज भी हम जो है, आज भी इसमें परिभाषा ही पढ़ेंगे, और परिभाषाएं जब पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो मेंडल के तीनों नियम आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। परिभाषाएं, डेफिनेशंस, परिभाषाएं, परिभाषाएं, नेशन, परिभाषाएं। चलिए, अब ये जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, इसमें देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं जो कल अपन ने प्रभावी और अप्रभावी एलिल पढ़ा था, है ना। प्रभावी एलिल को हम क्या कह सकते हैं, देखो प्रभावी एलिल को हम कह सकते हैं डोमिनेट एलिल। क्या कह सकते हैं, डोमिनेट एलिल, है ना। प्रभावी एलिल, ठीक है, इसे हम कह सकते हैं डोमिनेट, भाई जो अपना प्रभाव दर्शाएगा, है ना, जो अपना प्रभाव प्रकट होने देगा, वो तो कहलाएगा प्रभावी एलिल या डोमिनेंट, डोमिनेंट एलिल, डोमिनेंट एलिल, ठीक है। और इसके अलावा मैं बात करूं तो एक अपन ने बात करी ए प्रभावी एलिल। देखो अगर इनके कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से क्लियर कर लिए ना, मतलब परिभाषा अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई, देन आपके लिए आनुवंशिकी जेनेटिक्स वाला जो टॉपिक है बहुत ही इजी हो जाएगा, है ना। क्योंकि देखो इसमें क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो नॉर्मली सामान्य से सीधी सीधी पूछी जाती है, पॉइंट टू पॉइंट पूछी जाती है, और वो उसका आंसर हम दे लेते हैं। लेकिन जब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन ऐसा बना दिया जाए, जिससे भी आगे हम क्वेश्चंस की भी बात करेंगे, तो क्वेश्चंस कुछ ऐसा बना दिया जाए जहाँ हमें शब्द का मीन्स ही समझ में नहीं आया, तो फिर हम उसको कर ही नहीं पाते। जैसे शब्द आएंगे समयुग्मजी क्या है ना, विषम युग्मजी कौन से होते हैं, प्रभावी एलिल क्या है, अप्रभावी एलिल क्या है। मेंडल ने जब एकल संकर क्रॉस करवाया, तो उस समय उसकी पीढ़ी का फिनोटाइप क्या है, जीनोटाइप क्या है, तो पहले इनके मीन्स पता होनी चाहिए, इनकी परिभाषा होनी चाहिए कि भाई फिनोटाइप्स क्या है, जीनोटाइप्स क्या है, समयुग्मजी किसे कहते हैं, विषम युग्मजी किसे कहते हैं, इनकी परिभाषाएं अगर अच्छे से ध्यान में रही, तो फिर आनुवंशिकी मतलब जब ये टॉपिक एंड होगा ना, तो आप खुद कहेंगे कि बस हमारे को सब कुछ आ गया है आनुवंशिकी, ठीक है। चलिए अब देखो प्रभावी एलिल यानी डोमिनेंट एलिल, और अप्रभावी एलिल को हम कह सकते हैं रिसेसिव एलिल, रिसेसिव रिसेसिव एलिल। चलिए अब देखो प्रभावी एलिल की मैं बात करूं तो जैसे कि लक्षण हम क्या लेते हैं, पौधे की लंबाई। लक्षण में हमने जैसे उठाया कि पौधे की लंबाई, लक्षण लक्षण या ट्रेट, लक्षण या ट्रेट, पौधे की लंबाई, पौधे की लंबाई, कि अब ये जो पौधे की लंबाई है, इसमें जो प्रभावी एलिल था, आपको मैंने जो वो टेबल बनाई, आप उसको रिवर्स करके देखिएगा
कि आपने नोट्स में टेबल में आपने देखा कि प्रभावी एलील क्या था, प्रभावी एलील वाई था कि लंबा, ठीक है, और इसके लिए अपन ने लिखा था टी यानी टेल, क्या लिखा था, टी यानी टेल, ठीक है। और अगर बात करूं कि अप्रभावी एलील क्या था, तो अप्रभावी एलील था बोना, जिसको अपन ने स्मॉल टी से बताया था, ठीक है। लंबा यानी टॉल, ठीक है, और बोना यानी डार्क। चलिए अब देखो इसके अंदर एक बात करें, तो छोटी छोटी मिस्टेक्स तो हो ही जाती है, क्योंकि स्पीडली लिखते हैं समझाते हैं तो हो जाती है, ठीक है, ड्वार्फ, ठीक है। चलिए अब देखो, जब लंबेपन का इस जो ये जो लंबापन है प्रभावी एलील है, तो इससे क्या होगा कि भाई जब इनका मतलब इनसे जो पौधा होगा उसका जीन किस तरीके से प्रदर्शित होगा, उसका जीन होगा इस तरीके से प्रदर्शित, यानी जब दोनों कैपिटल टी है, इसका मतलब ये लक्षण ये जीन ये प्रदर्शित कर रहा है कि ये लंबेपन के लक्षण को बता रहा है ना, तो ये क्या हो गए भाई, ये हो गए आपके लंबे पौधे। और अगर मैं बोने पौधे की बात करूं, तो अगर दोनों ही टी स्मॉल टी है, यानी कि लक्षण कौन सा प्रकट हुआ है, बोने का हुआ है, तो यहाँ पर ये क्या होगा भाई, बोना पौधा होगा, क्या होगा, बोना पौधा होगा, ठीक है। चलिए अब ये तो आपने समझ लिया अच्छे से। अब एक चीज अच्छे से समझना कि मैंने कहा कि अगर एक कैपिटल टी आ जाए और एक स्मॉल टी आ जाए, तो वो भी कहलाएगा तो लंबा पौधा ही, लेकिन हम इसको शुद्ध लंबा पौधा नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें ये लक्षण प्रकट हुआ इसलिए पौधा लंबा हो गया, लेकिन साथ ही साथ में एक लक्षण और बैठा है बोनेपन का, ठीक है, तो इसको हम शुद्ध लंबा कह ही नहीं सकते, ये अशुद्ध लंबा है। लेकिन ये बोनेपन का जो लक्षण है वो प्रकट नहीं हुआ, इसलिए ये अप्रभावी एलील है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पौधा भी लंबा पौधा होगा, लंबा पौधा होगा, लेकिन ये कैसा होगा भाई, अशुद्ध लंबा, कैसा होगा, अशुद्ध लंबा। क्लियर हो गई ये बात। चलिए अब देखो, अब जो नेक्स्ट हम परिभाषा पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं समयुग्मजी। समयुग्मजी किसे कहते हैं, मतलब होमोजाइगोस किसे कहेंगे, है ना। होमोजाइगस होते क्या है, समयुग्मजी क्या होते हैं, तो कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करना, अभी सब कुछ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि समयुग्मजी किसे कहते हैं, आप खुद आंसर निकालेंगे, है ना। समयुग्मजी, समयुग्मजी यानी होमोजाइगोस, होमोजाइगस, ये होमोजाइगस, समयुग्मजी या होमोजाइगस। अगर हम समयुग्मजी की बात करें तो देखो यहाँ पर अपने पास में मैंने 3 लक्षण बताए ना, एक बार मैं फिर से आपके सामने तीनों लक्षण को लिख देती हूँ। तो तीनों लक्षण देख के आप खुद बता देंगे कि ये समयुग्मजी है या नहीं है, ठीक है। यहाँ देखो, अगर मैंने लिया कैपिटल टी, यानी यहाँ पर ये जो दोनों युग्मक आ रहे हैं, एक भाई जब ये देखो एक चीज और समझ लीजिए यहाँ पर कि जीन और युग्मक में क्या अंतर है। अगर दो अलग अलग युग्मक आएंगे और आपस में जुड़ेंगे तो जीन का निर्माण होगा, जैसे कि इसकी मैं बात करूँ तो ये एक अलग युग्मक है, ये एक अलग युग्मक है। जैसे सपोज कर लो कि ये नर युग्मक है और ये मादा युग्मक है ना, और जब हम इनको इस रूप में लिखेंगे तो ये क्या कहलाएंगे, तो ये कहलाएंगे जीन, क्या कहलाएंगे भाई, जीन कहलाएंगे। इस तरीके से ये तो क्या कहलाया, जीन कहलाया। लेकिन जब आप इसको अलग अलग करते हो तो ये अलग अलग करने पे क्या कहलाएंगे भाई, युग्मक कहलाएंगे, गैमेट कहलाएंगे। जब मैंने क्लास ली थी तभी मैंने बताया कि युग्मक या गैमेट शब्द बार बार आएगा आपके लिए, तो इसको अच्छे से याद रखना है। जब ये अकेले हैं तो ये युग्मक है यानी गैमेट है, और जब ये संयुक्त हो जाते हैं तो एक जीन का निर्माण होता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जब मैं बात करूँ इसकी कि भाई ये जो कैपिटल टी टी आया तो इसका मतलब ये क्या हुआ, समयुग्मजी हो गए। समयुग्मजी कैसे हो गए भाई, कि जैसे देखो कि इन दोनों दोनों है ना लंबेपन के युग्मक है, दोनों किसके है भाई, लंबेपन के युग्मक। तो एक तरीके से ये क्या हो गए, शुद्ध लंबा हो गया, क्या हो गया भाई, शुद्ध लंबा हो गया। और दोनों युग्मक जो है लंबेपन के ही है, दोनों एलिल जो है लंबेपन के ही आए, तो यहाँ पर इसको हम क्या कह सकते हैं, समयुग्मजी। यदि किसी जीव में, यदि किसी जीव में किसी लक्षण के दोनों एलील एक समान हो, ध्यान से इस डेफिनेशन को सुनना है, इसको हम लिखेंगे भी सही, कि यदि किसी जीव में किसी लक्षण के दोनों एलील एक समान हो, एक समान, देखो यहाँ पे ये दोनों कैपिटल टी क्या है ना, ऐसे अगर मैं बात कर लूँ बोनेपन वाले का, जैसे कि दोनों ही अगर स्मॉल टी हो तो यहाँ दोनों एलील बोनेपन वाले यानी एक समान है, ठीक है। तो यदि किसी जीव में किसी लक्षण के दोनों एलील एक समान हो तो वे जीव उस लक्षण के लिए, वे जीव उस लक्षण के लिए समयुग्मजी कहलाता है। क्या कहलाएगा, वे जीव उस लक्षण के लिए समयुग्मजी कहलाएगा। तो आप कह सकते हो कि जो है होमोजाइगोस जीव कौन से होते हैं, मतलब समयुग्मजी जीव हम किसे कहेंगे, समयुग्मजी जीव वो होंगे जो जो मतलब कोई लक्षण है, उस लक्षण के दोनों एलील अगर एक समान है तो उस लक्षण के लिए वो जीव क्या हो गया, समयुग्मजी हो गया।
ठीक है। जैसे ये पौधे की लंबाई शुद्ध लंबा है, ठीक है। अब ये दोनों एलिल अगर अलग अलग पौधे से लिए गए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये शुद्ध लंबा जो एक नया पौधा बना है, तो ये जीव जो है इस लंबेपन के लक्षण के लिए क्या हो गया, समयुग्मजी हो गया। इधर देखो, दोनों एलिल बोनेपन के हैं। यहाँ पर लक्षण क्या प्रकट हो रहा है, बोनेपन का। तो हम कह सकते हैं कि बोनेपन के इस लक्षण के लिए वो जीव की क्या है, मतलब वो जीव इस लक्षण के लिए क्या हो गया, समयुग्मजी हो गया। यानी समान एलील आ रहे हैं तो समयुग्मजी, और अगर असमान एलील आ रहे हैं तो फिर क्या हो जाएगा, विषम युग्मजी। तो विषम युग्मजी का एक एग्जांपल मैं यहाँ लिख देती हूँ कि भाई ये जो है कि एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी को हम कहेंगे अशुद्ध लंबा, क्योंकि ये जो है लंबेपन वाला एलील ये अपना प्रभाव प्रकट करता है, और बोनेपन वाला जो एलील है वो अपना प्रभाव प्रकट नहीं करता है। तो ये प्रभावी एलील हो गया, ये अप्रभावी एलील हो गया। और इनसे बनने वाला जो जीन है ना, इनसे बनने वाला जो जीन है उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी जीव में किसी लक्षण के लिए दोनों ही एलिल अगर असमान है, दोनों असमान है ना भाई, ये लंबेपन का है ये बोनेपन का है, दोनों एलिल अगर असमान है तो वो जीव उस लक्षण के लिए विषम युग्मजी होगा, या हम कह सकते हैं कि हेट्रोजाइगोस होगा, है ना, हेट्रोजाइगस होगा। क्लियर हो गई बात। तो समयुग्मजी और विषम युग्मजी बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो, तो समयुग्मजी जीव हम किसे कहेंगे, तो पहले यहाँ पे थोड़ा सा अपन इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। चलिए, यदि यदि किसी जीव में यदि किसी जीव में यदि किसी में किसी लक्षण या ट्रेट के लिए लक्षण या ट्रेट के लिए लक्षण या ट्रेट के लिए दोनों दोनों एलील दोनों एलील या विकल्पी दोनों एलील या विकल्पी समान समान रूप में हो समान रूप में हो तो तो उस लक्षण के लिए तो लक्षण के लिए लक्षण के लिए यह जीव समयुग्मजी कहलाएंगे। यह जीव समयुग्मजी समयुग्मजी यानी होमोजाइगस होमोजाइगस जीव कहलाएंगे, समयुग्मजी कहलाएंगे। ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। अब जैसे समयुग्मजी का एग्जाम्पल वैसे भी अपन पढ़ ही चुके हैं कि तो जीव उस लक्षण के लिए, ध्यान रखना जीव के लिए हम बात कर रहे हैं ना, जीव उस लक्षण के लिए क्या होगा, समयुग्मजी होगा। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कैपिटल टी, तो ये क्या है भाई, समयुग्मजी इसको हम कह सकते हैं समयुग्मजी लंबा या शुद्ध लंबा, ठीक है। समयुग्मजी समयुग्मजी लंबा या शुद्ध लंबा, ठीक है। और ऐसे ही ये स्मॉल बोनेपन वाले, तो इसको हम कह सकते हैं समयुग्मजी बोना, या हम कह सकते हैं शुद्ध बोना। चलिए, अब एक परिभाषा और आपने समझ ली है, प्रभावी एलील और अप्रभावी एलील वाली तो हमने पहले ही समझ ली थी। अब आगे जो है ये एक और परिभाषा अपन ने समझ ली है, समयुग्मजी वाली। समयुग्मजी किसे कहते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि विषम युग्मजी या हेटेरोजाइगस क्या होगा। विषम युग्मजी या हेटेरोजाइगस कौन होते हैं। लिखते हैं अपन कि विषम युग्मजी या हेटेरोजाइगस युग्मजी या हेटेरोजाइगस लिख सकते हैं यहाँ पर हम कि भाई एस जीव के यदि किसी जीव में किसी लक्षण के दोनों एलील यदि असमान है तो उस लक्षण के लिए वो जीव क्या हो जाएगा, हेटेरोजाइगस हो जाएगा, विषम युग्मजी हो जाएगा। लिख सकते हैं यहाँ पर कि यदि जीव में
में लक्षण में लक्षण के लिए में लक्षण के लिए लक्षण यानी ट्रेट के लिए किसी लक्षण के लिए यदि यदि दोनों एलिल यदि दोनों एलिल असमान असमान रूप में हो असमान रूप में हो असमान रूप में हो तो वह जीव लक्षण के लिए वह जीव लक्षण के लिए विषम युग्मजी यानी हेट्रोजाइगोस होगा। विषम युग्मजी या हेट्रोजाइगस होगा। ठीक है, चलिए और एग्जाम्पल आप सभी ने अभी देख ही लिया है, थोड़ी देर पहले ही मैंने समझाया है। अगर एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी है, इससे अगर कोई पौधा बन रहा है तो ये क्या है भाई, विषम युग्मजी लंबा, इसको हम विषम युग्मजी लंबा या हम इसको कह सकते हैं अशुद्ध लंबा। क्या कह सकते हैं? अशुद्ध लंबा। ठीक है, विषम युग्मजी लंबा कह सकते हैं आप इसे, या इसे हम क्या कह सकते हैं? अशुद्ध लंबा। तो यहाँ पर सम युग्मजी और विषम युग्मजी कंप्लीट हो गई। चलिए अब इसी तरीके से तो हमारे प्रभावी एलिल और अप्रभावी एलिल थे, उसको हमने समझा जरूर था लेकिन उनकी परिभाषाएं नहीं ली है ना, तो उनकी परिभाषाएं अब अपन यहाँ पर अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे, है ना। और उसी के साथ में जो है मेंडल के तीनों नियम जो आगे आएंगे उनको भी बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। चलिए तो अब देखो एक चीज और, यहाँ पर एक पहला एग्जाम्पल देती हूँ, उसके बाद में आपको मैं बताती हूँ कि प्रभावी एलिल और अप्रभावी एलिल में क्या क्या अंतर हो सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पर देखिएगा कि स्लाइड लिखी ही बात करें, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर आपने 3 तरीके के एग्जाम्पल अभी देखे यहाँ पर कि एक तो हो सकता है पूर्ण रूप से शुद्ध लंबा, एक हो सकता है पूर्ण रूप से बोना और एक हो सकता है अशुद्ध लंबा। ठीक है, अब देखो पहली चीज तो समयुग्मजी क्या, जिसमें समान एलिल होंगे। ठीक है, तो समान एलिल इसके अंदर है, समान एलिल इसके अंदर है, लेकिन इसकी बात करें तो इसमें दोनों एलिल समान नहीं है, तो ये क्या है गया भाई, ये हो गया आपका विषम युग्मजी, है ना। तो समयुग्मजी में समान एलिल जबकि विषम युग्मजी में असमान एलिल। अब ध्यान से सुनना, प्रभावी एलिल क्या था, वह एलिल जो F1 पीढ़ी में, F1 पीढ़ी क्या है अभी आगे सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा आपको, फिलहाल यहाँ पर बस इस शब्द को ध्यान से सुनिए कि वह एलिल जो F1 पीढ़ी में अपने प्रभाव को प्रकट करते हैं। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर जो प्रभाव प्रकट हो रहा है लंबेपन का, ये दोनों एलिल जो है लंबेपन के प्रभाव को प्रकट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर लंबेपन के प्रभाव को प्रकट किया जा रहा है, लेकिन ये दोनों एलिल है कैसे, ये दोनों एलिल है समान है। तो पहली चीज तो ये समयुग्मजी हो गए, पहली चीज तो ये समयुग्मजी हो गए, साथ ही साथ में ये क्या हो गए, प्रभावी एलिल, क्योंकि लंबेपन का प्रभाव प्रकट हुआ इसलिए ये क्या कहलाए भाई, प्रभावी एलिल। इन दोनों का प्रभाव एक साथ प्रकट हुआ इसलिए ये पौधे क्या हो गए भाई, शुद्ध लंबा। क्या हो गया भाई, ये शुद्ध लंबा हो गया। ठीक है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि प्रभावी एलिल, समयुग्मजी प्रभावी एलिल है ये। ठीक है, इधर आ जाइए, इधर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इन दोनों में है भले ही असमान एलिल, तो ये क्या हो गया, विषम युग्मजी। क्या हो गया, विषम युग्मजी हो गया। लेकिन प्रभाव किससे प्रकट किया, इस एलिल ने प्रभाव प्रकट किया, यानी यहाँ पर एक प्रभावी एलिल तो बैठा है ना, यहाँ एक प्रभावी एलिल बैठा है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि प्रभावी एलिल जो है समयुग्मजी भी हो सकता है और विषम युग्मजी, दोनों ही अवस्थाओं में प्रभावी एलिल हो सकते हैं। भाई ये विषम युग्मजी है लेकिन ये एलिल अपना प्रभाव प्रकट कर रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, अशुद्ध लंबा। क्या कहते हैं, अशुद्ध लंबा। जो बोनेपन का एलिल था उसका प्रभाव क्या रहा, अप्रकट रहा, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विषम युग्मजी अवस्था में भी प्रभावी एलिल हो सकता है और समयुग्मजी अवस्था में भी प्रभावी एलिल हो सकता है। क्लियर हो गई ये बात। तो भाई तीनों ही रूपों में, दोनों ही रूप में, इधर आ जाओ, ये दोनों क्या है, समयुग्मजी है, समयुग्मजी है तो सेम कंडीशन, समयुग्मजी है प्रभावी एलिल है। यानी हम कह सकते हैं कि प्रभावी एलिल जो है वो F1 पीढ़ी में प्रकट होता है, प्रभावी एलिल F1 पीढ़ी में प्रकट होगा और समयुग्मजी या विषम युग्मजी दोनों अवस्थाओं में अपना प्रभाव प्रकट करता है, वही प्रभावी एलिल कहलाता है।
जबकि इसके अपोजिट में बात करूं अप्रभावी एलील की, तो यहाँ पर देखना अप्रभावी एलील क्या होता है। अप्रभावी एलील की बात करें ना, तो देखो यहाँ पर ये तो दोनों स्मॉल टी है, बोनेपन है, अपना प्रभाव प्रकट किया, इसलिए पौधे कैसे हुए, शुद्ध बोने हुए। यहाँ पर दोनों कैपिटल टी के हैं, दोनों लंबेपन के हैं, इसलिए प्रभाव क्या प्रकट हुआ, शुद्ध लंबा। लेकिन हम इसकी बात करें विषम युग्मजी वाले की, तो यहाँ पर बोनेपन का एक एलिल था, लेकिन इसने अपना प्रभाव प्रकट नहीं होने दिया या अप्रकट रहा, तो ये क्या कहलाया भाई, अप्रभावी एलिल। क्या कहलाया, अप्रभावी एलिल। फिर से समझना कि अगर मैं इस जीन की बात करूं तो इसके दोनों युग्मक लंबेपन के हैं और दोनों एक साथ अपना लक्षण प्रकट करते हैं, इसलिए ऐसे पौधे क्या कहलाते हैं, शुद्ध लंबे। इधर दोनों एलिल बोनेपन के हैं और दोनों एक साथ अपने लक्षण प्रकट करते हैं, इन दोनों का प्रभावी लक्षण है, ठीक है, इनमें से किसी एक का छुपा हुआ नहीं है, दोनों के लक्षण बराबर रूप से मतलब प्रकट होते हैं ना, तो ये क्या कहलाया, शुद्ध बोना कहलाया। क्या कहलाया भाई, शुद्ध बोना। ठीक है, जब दोनों एलिल समान रूप से अपना प्रभाव प्रकट करें तो वो प्रभावी एलिल होंगे और साथ ही साथ वो शुद्ध भी होंगे। लेकिन अगर हम इसमें बात करें, यहाँ देखो पहले तो एलिल ही दोनों क्या है, अलग अलग, तो विषम युग्मजी हो गए, और इन विषम युग्मजी एलिल में भी ये वाला अपना प्रभाव प्रकट करता है लेकिन ये वाला अपना प्रभाव प्रकट नहीं करता है, तो ये क्या हो गया भाई, अप्रभावी एलिल। और अप्रभावी एलिल सिर्फ और सिर्फ हमें विषम युग्मजी अवस्था में ही दिखाई दे रहा है, समयुग्मजी अवस्था में कहीं पे भी हमें अप्रभावी एलिल प्रकट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर कि भाई जो समयुग्मजी है वो तो दोनों अवस्थाओं में हमें प्रकट हो सकता है, समयुग्मजी में भी और विषम युग्मजी में, जबकि अप्रभावी एलिल जो है ओनली ऑल किस में होगा, हेट्रोजाइगस में होगा, यानी विषम युग्मजी में ही अपना प्रभाव प्रकट करता है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए दोनों की अपन परिभाषा लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं प्रभावी एलिल क्या है। प्रभावी एलिल या डोमिनेट एलिल क्या होता है। प्रभावी एलिल या डोमिनेट एलिल, डोमिनेंट एलिल, कि प्रभावी एलिल या डोमिनेंट एलिल क्या है। तो इसकी बात करें तो यहाँ लिख सकते हैं अपन कि परिभाषा में इस तरीके से लिख सकते हैं कि वह एलिल जो कि F1 फीडी में प्रकट होते हैं तथा समयुग्मजी और विषम युग्मजी दोनों अवस्था में अपना प्रभाव प्रकट करता है, प्रभावी एलिल कहलाता है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर कि वह एलिल वह एलिल या विकल्पी, वह एलिल या विकल्पी जो F1 पीढ़ी में अपना प्रभाव प्रकट करता है, F1 पीढ़ी में अपना प्रभाव प्रकट करता है तथा समयुग्मजी यानी होमोजाइगस वे विषम युग्मजी हेट्रोजाइगस दोनों अवस्थाओं में अपना प्रभाव, दोनों अवस्था में अपना प्रभाव प्रकट करता है, दोनों अवस्था में अपना प्रभाव प्रकट करता है, प्रभावी एलिल कहलाता है। प्रभावी एलिल कहलाता है। प्रभावी एलिल कहलाता। जैसे कि एग्जाम्पल अपन ने देख ही लिया था, जो समयुग्मजी स्थिति होगी, ये समयुग्मजी स्थिति की बात करूं तो यहाँ पर देखो इस समयुग्मजी स्थिति में अपना प्रभाव प्रकट कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर समयुग्मजी की कंडीशन हो गई। यहाँ पर बात करें कि दोनों बोनेपन के, तो ये भी समयुग्मजी हो गई, तो समयुग्मजी स्थिति में भी अपना प्रभाव प्रकट कर रहा है।
समयुग्मजी, और जबकि विषम युग्मजी स्थिति में भी अपना प्रभाव जो है प्रकट कर रहा है। तो दोनों स्थिति में अपना प्रभाव प्रकट करता है, इसलिए इसको हम प्रभावी एलील कहते हैं। चलिए आगे बात करें। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि अप्रभावी एलील क्या हो गए, है ना। रिसेसिव एलील क्या हुआ, अप्रभावी एलील किसे कहेंगे। तो अप्रभावी एलील के लिए एक ही कंडीशन है कि ये विषम युग्मजी अवस्था में ही अपना प्रभाव जो है प्रकट नहीं होने देगा। तो अप्रभावी एलील यानी कि रिसेसिव एलील, और इसके लिए हम लिख सकते हैं कि वह एलील जो, देखो अब अप्रभावी नाम से पता चल रहा है कि वह एलील जो F1 पीढ़ी में अपना F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होगा या अपने प्रभाव को प्रकट नहीं होने देगा, ठीक है। तो वह एलील जो F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होगा, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि वह एलील जो F1 पीढ़ी में अप्रकट रहता है वही क्या कहलाता है, अप्रभावी एलील, ठीक है। तो F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं हो पाता है, F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं हो पाता है, वही क्या है भाई, अप्रभावी एलील है, जिसे हम रिसेसिव एलील कहते हैं। तथा केवल विषम युग्मजी, कौन सी भाई, शुद्ध मतलब जो है विषम युग्मजी क्या, समयुग्मजी अवस्था में ही अपना प्रभाव प्रकट करता है, समयुग्मजी अवस्था में ही अपना प्रभाव प्रकट करता है, वही क्या कहलाएगा भाई, अप्रभावी एलील, ठीक है। तो समयुग्मजी अवस्था भाई जिसमें बोनापन है, तो उल्टा भी लिख सकते हैं आपकी भाई, जैसे कि वह एलील जो F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होता है। अब जैसे F1 पीढ़ी में कौन सा प्रकट नहीं हुआ था, यहाँ एग्जांपल देखो, F1 पीढ़ी के अंदर जो है ये वाला प्रकट नहीं हो रहा है ना। लेकिन अगर हम इसका ये वाला रूप देखें समयुग्मजी में, जहाँ ये अपने बोनेपन का जो लक्षण, ये भाई बोनेपन के लिए ना, तो यहाँ पर विषम युग्मजी में तो ये प्रकट नहीं होने दे रहा है, लेकिन यहाँ समयुग्मजी में ये अपने प्रभाव को प्रकट होने देता है। तो यहाँ पर हम ये लाइन जो है इस तरीके से लिख सकते हैं कि F1 पीढ़ी में तो प्रकट नहीं हो पाता है, केवल समयुग्मजी या हम जिसको कहते हैं शुद्ध समयुग्मजी या होमोजाइगस अवस्था में ही जो है अपना प्रभाव प्रकट करता है, होमोजाइगस अवस्था में ही अपना प्रभाव प्रकट करता है। तो यहाँ पर देखो दोनों चीजें क्लियर हो गई आपकी कि जो आपका प्रभावी एलील था वो तो समयुग्मजी और विषम युग्मजी दोनों अवस्थाओं में अपने प्रभाव प्रकट करते हैं, लेकिन जो अप्रभावी एलील है, रिसेसिव एलील है, वो केवल और केवल समयुग्मजी अवस्था में ही अपना प्रभाव प्रकट करता है। और इसके लिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जैसे इस तरीके से, तो यहाँ इसका प्रभाव प्रकट हो रहा है और इसको हम कहते हैं शुद्ध बोना। क्या कहते हैं भाई, शुद्ध बोना। इसे आप शुद्ध बोना कह सकते हो या आप इसे कह सकते हैं समयुग्मजी, है ना, समयुग्मजी भी कह सकते हैं, शुद्ध बोना भी कह सकते हैं। क्लियर हो गई बात। चलिए अब बात करते हैं कि लक्षण प्रारूप क्या होते हैं, फिनोटाइप क्या होते हैं। देखो लक्षण प्रारूप होता है जब आप किसी चीज को बाहर से देखकर ही उसके एक लक्षण या गुण बता देते हो, है ना। जैसे कि देखो सपोज करना है कि जब छोटे बच्चे का जन्म होता है तो उस बच्चे को देख के हम ये कहते हैं कि इसकी नाक तो इसके पापा पे गई है, इसकी आंख इसकी मम्मी पे गई है, तो उसके बाहरी रूप यानी उसके बाहरी लक्षणों को देखकर हम ये निर्धारित कर पाते हैं ना। तो ऐसे ही जब आप पौधे को ले लो या किसी जीव को ले लो, उसके बाहरी लक्षणों को देखकर आप उसके गुणों का निर्धारण करते हो, वो कहलाता है फिनोटाइप। क्या कहलाता है, फिनोटाइप। और उसको हम कहते हैं लक्षण प्रारूप। ठीक है, क्या कहेंगे, लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप की, तो जैसे कि मैं यहाँ पर अपने जो तीन अपने एग्जाम्पल चल रहे हैं उन्हीं को हम लेते हैं, ठीक है, क्योंकि पूरा मेंडल का नियम इन्हीं पे आधारित हो जाएगा। चलिए अब ये देखो, इसके अंदर मैं बात करूं तो मैं आपसे पूछूं कि यहाँ बताइए कि कितने मतलब जो है ये जो ये पौधा है ये कैसा है।
तो आप इसके बाहर के लक्षण को देख के ना, बाहर के लक्षण की, भाई आपको पता है कि ये कैपिटल टी जो है लंबेपन के लक्षण का गुण है, तो यहाँ पर दो लंबेपन के लक्षण के गुण है, यानी ये तो पौधा जो है वो क्या है भाई, शुद्ध लंबा है। क्या है ये? शुद्ध लंबा है। ठीक है, चलिए इसके बाद में मैंने कहा कि आप इसको देख के बताइए, तो इसको देख के आपको आइडिया लग गया था कि भाई ये तो अप्रभावी रहता है और ये प्रभावी रहता है, ये भी लंबा है लेकिन ये कैसा है भाई, अशुद्ध लंबा है। कैसा है भाई? अशुद्ध लंबा है। ठीक है, चलिए इसको देख के बताइए। तो आपको पता है कि ये एलिल बोनेपन के लक्षण को प्रकट करता है, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं, और दोनों ही जो है बोनेपन के हैं, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि ये शुद्ध बोना है। यहाँ पर हम इसको क्या बता सकते हैं कि भाई ये शुद्ध बोना है। अब आप यहाँ पे ध्यान रखना, लंबे पौधे दोनों ही आए, शुद्ध अशुद्ध को छोड़ दो, शुद्ध अशुद्ध को छोड़ दो, पर बाहर से जब आपने देखा तो आपको दोनों लंबे ही दिख रहे हैं। ये तो हम यहाँ एलिल की स्थिति को देख के बता पा रहे हैं कि शुद्ध है या अशुद्ध है, वो अंदर की मतलब अंदर की गुणों की बात हो जाती है। पर बाहरी रूप से जब आप दोनों पौधों को देखते हो तो आपको दोनों की क्या लगती है? लंबाई लगती है ना, दोनों पौधे आपको लंबे लग रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों पौधे लंबे आपको दिखाई दिए, और ये है कितने भाई? दो। कितने हैं? दो। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि शुद्ध बोने पौधे कितने हैं, तो आप देखो कि ये केवल ये शुद्ध बोना पौधा है, तो इसको आप क्या कहोगे? इसकी संख्या कितनी है भाई? एक है। हम कह सकते हैं कि अगर मतलब जो ये F1 पीढ़ी के पौधे थे, इनका जब आप मतलब लक्षण प्रारूप बताओगे बाहर से लक्षणों को देखकर, अगर आपसे पूछा जाए कि कितने पौधे लंबे थे और कितने पौधे बोने थे, तो आप बता सकते हो कि दो पौधे लंबे थे और एक बोना जो है वो एक पौधा जो है वो बोना था। तो यहाँ आप इसका रेशियो बता सकते हो कि 2:1। क्या बता सकते हो? 2:1। तो ये जो 2:1 आपने बताया है, ये आपने क्या बताया है? लक्षण प्रारूप। बाहरी लक्षणों को देखकर आपने बता दिया कि कितने पौधे लंबे हैं और कितने पौधे बोने हैं। तो जब बाहरी लक्षणों को देखकर हम गुणों का निर्धारण कर देते हैं, वही क्या कहलाता है? लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप। क्या कहलाएगा? लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप। ठीक है, लक्षण प्रारूप कह दीजिए इसे, या इसे हम कह सकते हैं फिनोटाइप। क्लियर हो गई बात? चलिए अब देखिए, अब आगे मैं बात करूं कि अब जीनोटाइप क्या होता है, जीन प्रारूप क्या होता है। जीन प्रारूप होता है अंदर के गुण, है ना। जैसे हम कहते हैं ना कि बच्चा जब छोटा रहता है तो हम उसके स्वभाव को नहीं बता सकते हैं, वो उसके अंदर का गुण है, पर वो जैसे जैसे बड़ा होता है फिर हम धीरे धीरे उसके गुणों को भी जानते हैं कि भाई इसका स्वभाव क्रोधी स्वभाव है, नॉर्मल स्वभाव है, वो जिस तरीके की क्रियाएं करता है उस क्रिया पे हम जज करते हैं फिर, है ना। तो अंदर के जो गुण है, ये बाहर के गुण लक्षण के, भाई लंबा है या बोना है या काला है या गोरा है, ये तो हम बाहर से देख के बता देते हैं, लेकिन अंदर के गुणों का तो हम अंदर के गुण देख के ही बता पाते हैं। तो जीन प्रारूप क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है? जब आप अंदर के गुण बताते हो। जैसे कि मैं बात करूं अंदर के गुण कैसे, देखो वही एग्जाम्पल। चलिए अब देखो, मैं अगर आपसे पूछूं कि यहाँ बताइए कि ये शुद्ध पौधा, ये जो शुद्ध पौधा है, ये संख्या में कितना है? ये शुद्ध लंबा पौधा जो है वो संख्या में क्या है? एक है। की संख्या कितनी है भाई? एक है। फिर मैं आपसे पूछूं कि अशुद्ध लंबे पौधे की संख्या कितनी है, तो अशुद्ध लंबा पौधे की संख्या भी कितनी है भाई? एक है। ठीक है, फिर मैं आपसे पूछूं कि शुद्ध रूप से बोने पौधे की संख्या कितनी है, तो शुद्ध रूप से बोने पौधे की संख्या कितनी है भाई? एक है। ये कब बता पा रहे हो? जब आप इसका जीन प्रारूप देख रहे हो, मतलब इसके आंतरिक गुण देख रहे हो ना। तो शुद्ध बोना पौधा, और इसकी संख्या कितनी हो गई भाई? एक। कितनी हो गई? एक। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर फिनोटाइप तो हुआ कि सिर्फ बाहर के लक्षण देखकर हमने सिर्फ ये आइडिया लगाया कितने लंबे हैं कितने बोने हैं, और जबकि जीनोटाइप में हम अंदर के लक्षण देख के ये आइडिया लगा रहे हैं कि कौन से शुद्ध लंबे हैं और कौन से अशुद्ध लंबे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लंबा और इसकी संख्या एक, अशुद्ध लंबा और इसकी संख्या भी एक, और शुद्ध बोना और इसकी संख्या भी एक। यानी आपसे जीन प्रारूप पूछ लिया जाए, जीनोटाइप बताइए कि जीन प्रारूप या जीनोटाइप जो है वो क्या है, तो जीन प्रारूप या जीनोटाइप जो है हम आंतरिक लक्षणों को बताते हैं। और देखो इसका अनुपात अगर आपसे पूछे तो 1:1:1। ठीक है, तो देखो यहाँ पर फिनोटाइप क्या था कि सिर्फ बाहरी लक्षणों को देख के बताना, बाहरी लक्षणों से कितने लंबे हैं कितने बोने हैं, काला है या गोरा है, ये सब कुछ बताना। ठीक है, तो उसके आधार पे तो हम क्या कहते हैं? लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप। चलिए उसके बाद में जब हमने उसके आंतरिक गुणों की
इस आंतरिक गुणों को देखा। फिर हमने बताया कि लंबे जो है, दो फिनोटाइप में जिनका अनुपात 2 आ रहा था, उन 2 लंबे पौधों में से भी कौन सा शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है। तो जब उसको भी आप अलग अलग कर रहे हो आंतरिक गुणों के आधार पे, इसका मतलब आप उसका क्या बता रहे हो, जीन प्रारूप बता रहे हो, उसका जीनोटाइप बता पा रहे हो। ठीक है, तो फिनोटाइप और जीनोटाइप ये दो परिभाषाएं हमारे सामने और आ गई है। तो अब इनको भी लिख लेते हैं कि जीनोटाइप क्या होता है और फिनोटाइप क्या होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले अपन लिखेंगे फिनोटाइप या लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप प्रारूप, या इसे कहते हैं फिनोटाइप। लिख सकते हैं फिनोटाइप के लिए हम ये लिख सकते हैं, इन प्रारूप या लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप के लिए कि किसी चीज में बाहर से दिखाई देने वाले, किसी चीज में बाहर से दिखाई देने वाले लक्षण या ट्रेड्स उसके लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप का निर्माण करते हैं। लिख सकते हैं यहाँ पर, तुम्हें में बाहर से बाहर से दिखाई देने वाले, में बाहर से दिखाई देने वाले लक्षण या ट्रेट, लक्षण या ट्रेट भाई जो बाहर से देख के हम बता दें तो ये लक्षण या ट्रेड्स उसके के लक्षण प्रारूप, के लक्षण प्रारूप यानी फिनोटाइप, फिनोटाइप का निर्धारण करते हैं, का निर्धारण करते, जैसे जैसे लंबा, अशुद्ध, लंबा तो देख के हमने बताया कि दो पौधे हैं वो तो लंबे हैं और एक पौधा जो है वो बोना है। तो अशुद्ध नहीं, सिर्फ लंबा लंबा या बोना, तो उस हिसाब से हमने बता दिया 2:1। यानी हमसे जब पूछा गया कि इसका फिनोटाइप क्या है, तो फिनोटाइप बाहरी लक्षण देख के बता दिया कि 2:1 इसका फिनोटाइप है। नेक्स्ट बात करते हैं जीनो प्रारूप या जीनोटाइप क्या होता है। तो जीन प्रारूप, जीन प्रारूप या जीनोटाइप, प्रारूप या टाइप, यहाँ लिख सकते हैं किसी भी जीव के जीवों में जीनों की व्यवस्था को, जीनों की व्यवस्था को देखकर या उसके आंतरिक लक्षणों को, वैसे तो हम कहेंगे कि आंतरिक लक्षण या आंतरिक गुणों को देखकर, लेकिन आंतरिक लक्षण या आंतरिक गुण किसके कारण होते हैं भाई, जीन के कारण। क्योंकि जीन की परिभाषा में ही हमने पढ़ा कि जीन जो है किसी न किसी लक्षण का क्या करता है, निर्धारण करता है। तो जीव में जीनों की व्यवस्था ही उसका क्या कहलाती है, जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहलाती है। क्या लिख सकते हैं, जीन प्रारूप या जीनोटाइप क्या है। वो में वो में जीनों की वो में जीनों की व्यवस्था, जीनों की व्यवस्था जीन प्रारूप, प्रारूप या जीनोटाइप, प्रारूप या जीनोटाइप कहलाती है। जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहलाती, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर यही, अब ये जीन है, इन जीन में जो ये एलिल है उस एलिल को देख के हम बता पाते हैं कौन सा शुद्ध है कौन सा अशुद्ध है ना। तो जीनों की इस व्यवस्था के कारण ही
जीनों में भी उपस्थित इस एलिल, या इसको हम अलग अलग कहते हैं कि भाई ये युग्मक गैमेट्स, गैमेट्स की व्यवस्था से ही हम बता पाते हैं कि ये जीन जो है किस प्रकार का होगा, प्रभावी वाला होगा या अप्रभावी वाला होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये लंबा एक अशुद्ध अशुद्ध लंबे का जीन, या शुद्ध लंबे का जीन भी क्या है, एक। ये देखो कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही क्लियर कर दिया। जब मैं इस रूप में लिख रही हूँ इसका मतलब मैं पूरे एक जीन की बात कर रही हूँ, और जब मैं इनको अलग अलग करके लिख रही हूँ तो इसका मतलब ये अपने आप में एक अलग अलग युग्मक है, गैमेट है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों यहाँ पर कंबाइंड है तो ये एक जीन है। तो देखो ये जो है कैपिटल टी टी वाला शुद्ध लंबे वाला एक जीन है, ये एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी वाला ये अशुद्ध लंबे का जीन है, और दोनों ही स्मॉल टी वाले ये जो है शुद्ध बोने वाले जीन। यहाँ पर इसका जीन प्रारूप क्या आ गया, 1:1:1, ये जीनोटाइप हो गया। चलिए फिनोटाइप जीनोटाइप कैसे निकालते हैं ये समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं हमारे मेंडल के नियम, जिसने क्या किया था कि मटर के पौधे लिए और मटर के दो अलग अलग पौधे लिए, मटर के दो अलग अलग पौधों से, और उन दोनों पौधों में कभी एक पहले स्टार्टिंग में उन्होंने एक लक्षण उठाया, मतलब जैसे कि दो अलग अलग मटर के पौधे लिए और उनमें संकरण करवाया, उनमें हाइब्रिडेशन करवाया, यानी दो अलग अलग पेरेंट्स से, एक से नर युग्मक ले लिया एक से मादा युग्मक ले लिया, और फिर उनके बीच क्रॉस करवाना, यानी वो कहलाता है संकरण या हाइब्रिडेशन। ठीक है, उसके उत्पन्न होते वाली संतति में ही हम देखते हैं कि कैसे लक्षण प्रकट होते हैं। संकरण या हाइब्रिडेशन में मैंडल ने क्या किया वो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं संकरण या हाइब्रिडेशन। संकरण या हाइब्रिड, संकरण या हाइब्रिडेशन, अब देखो एक चीज ध्यान रखना, ये संकरण या हाइब्रिडेशन भी जो है समान जाति समान प्रजाति के जीवों में ही किया जा सकता है। किस में किया जा सकता है, समान प्रजाति के जीवों में। असमान प्रजाति के जीवों में कभी भी संकरण या हाइब्रिडेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो डोली भेड़ थी, सबसे पहले जो डोली भेड़ बनाई गई थी, तो डोली भेड़ की जो मतलब पेरेंट था वो एक ही पेरेंट था, है ना, एक ही पेरेंट से जो है डोली भेड़ का जन्म हुआ था, है ना। तो एक ही जाति थी, एक ही प्रजाति थी, इसलिए क्या कह दिया गया, क्लोन कह दिया गया, है ना। इसके अलावा एक एग्जांपल दूं, जैसे खच्चर, है ना, तो घोड़े और गधे, जो कि इनकी दोनों की प्रजाति के नहीं एक कह सकते, लेकिन एक सिमिलर मतलब मिलती जुलती प्रजातियां हैं ना, तो इन दोनों के संकरण से जो है घोड़े और गधे के संकरण से जो है खच्चर उत्पन्न हुआ ना, तो वो ये दोनों प्रजाति मतलब सिमिलर थी, करीबी थी, इस कारण से इनके बीच में संकरण कराया जा सका, हाइब्रिडेशन कराया जा सका। लेकिन अगर ये दोनों अलग अलग प्रजाति होती तो फिर हाइब्रिडेशन नहीं होता है। तो ये चीज़ कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रखना कि संकरण जो है दो प्रजाति समान प्रजाति के बीच किया जा सकता है, या प्रजाति लगभग समान हो तो उसके बीच किया जा सकता है, पर पूर्णतया असमान प्रजातियों में कभी भी संकरण या हाइब्रिडेशन नहीं हो सकता। जब अब क्या लिख सकते हैं संकरण के लिए, कि जब एक ही प्रजाति के या निकट संबंधी प्रजातियों को आपस में निषेचन करवाते हैं, इस संकरण कहते हैं। लिख सकते हैं यहाँ पर कि जब एक ही प्रजाति के दो जीवों के दो, है ना, एक ही प्रजाति के ना एक ही प्रजाति के या निकट संबंधी, मैंने कहा ना कि कुछ सिमिलर होना चाहिए, बिल्कुल अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है, कोई भी सिमिलरिटी नहीं है, तो उन प्रजातियों में कभी भी संकरण नहीं हो सकता। जब एक ही प्रजाति के या निकट संबंधी जातियों प्रजातियों में आपस में निकट संबंधी प्रजातियों में आपस में निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन, यानी एक का क्या ले लिया जाए, एक का नर युग्मक ले लिया जाए और एक से मादा युग्मक ले लिया जाए और उसका फर्टिलाइजेशन किया जाए। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन वही क्या कहलाता है, संकरण कहलाता है। निषेचन करते हैं या फर्टिलाइजेशन करते हैं, संकरण या हाइब्रिडेशन कहलाता है।
संकरण या हाइब्रिडी हाइब्रिडी भाई आपने देखा है ना कि अक्सर आपने सुना भी होगा कि आजकल जो फसलें आ रही है ना, जैसे फल भी आ रहे हैं तो हाइब्रिड फल आ रहे हैं ना। हाइब्रिड फल का मतलब है कि फल की एक ही प्रजाति से एक से नर युग्मक ले लिया, एक से मादा युग्मक ले लिया और उससे एक नए प्रकार का जो है फल उत्पन्न कर लिया है ना। तो वो हाइब्रिड वाले फल ही होते हैं ना कि जल्दी ही पक जाए ऐसा, है ना। सब हाइब्रिड, आपने सब्जियों का भी सुना होगा कि भाई ये तो हाइब्रिड सब्जी है, ठीक है। तो हाइब्रिडेशन के लिए संकरण कहलाता है। अब देखो कि मेंडल ने जब ये प्रयोग किया तो मेंडल ने किस पे किया भाई, मटर के पौधों पे किया था ना। तो इसे संकर कहते हैं या संकरण कहते हैं। चलिए, अब जब मेंडल ने किया तो सबसे पहले उन्होंने क्या करा, जैसे उन्होंने क्या करा कि पौधे के जो ये 7 गुणों पर उन्होंने अपना अध्ययन किया ना, 7 लक्षण है ना मटर का पौधा, और उसके 7 लक्षणों पे उन्होंने अध्ययन किया। उन 7 में से उन्होंने पहले क्या किया, पहले किसी एक ही लक्षण को उठाया और एक ही लक्षण को लेकर दो पेरेंट के बीच में क्रॉस करवाया, ठीक, संकरण करवाया, और उनसे उत्पन्न होने वाली संतति में देखा कि किस प्रकार के लक्षण प्रकट होते हैं। तो पहले एक गुण को उठाया, जैसे कि पौधे की लंबाई वाले गुण को ही उठाया, और मटर के दो अलग अलग पौधे लिए, मटर के दो अलग अलग पौधे लिए और उनके दोनों के बीच में संकरण करवाया, क्रॉस करवाया, एक से नर युग्मक ले लिया, एक से मादा युग्मक ले लिया, और उन दोनों के बीच में जब संकरण करवाया तो पहले एक ही लक्षण का प्रकट हुआ कि या तो लंबे होंगे या बौने होंगे। फिर उन्होंने क्या किया कि जैसे पौधे की लंबाई और उसको ले लिया, बाद में उन्होंने क्या करा कि जैसे बीज को उठाया, है ना, बीज वाले लक्षण को उठाया, और फिर बीज के रंग और बीज की आकृति, इन दोनों लक्षणों के बीच में क्या करवाया, संकरण करवाया। तो पहले एक लक्षण से करवाया, फिर 2 लक्षण से करवाया, फिर ऐसे 3 लक्षण तक भी गए ना। तो ऐसे करके उन्होंने 7 लक्षणों तक जो है इसका अध्ययन किया। जब एक लक्षण को उठाया गया तो वो कहलाया एक संकर क्रॉस। क्या कहलाया, एक संकर क्रॉस, या जिसे हम कह सकते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो एक संकर क्रॉस करवाते समय मेंडल ने क्या किया वो देखते हैं। तो एक संकर क्रॉस, एक संकर क्रॉस मोनो हाइब्रिड हाइब्रिड क्रॉस, एक संकर क्रॉस या मोनोहाइब्रिड क्रॉस ये क्या हुआ। इसकी जब बात करें तो भाई यहाँ पर मटर के पौधे के एक लक्षण का, मटर के पौधे का एक लक्षण लिया है ना, तो संकरण प्रयोग के दौरान केवल एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया था, है ना। तो जब इस प्रकार का संकरण करवाया तो संकरण प्रयोग के दौरान, संकरण प्रयोग के दौरान, संकरण प्रयोग के दौरान केवल एक लक्षण, केवल एक लक्षण की वंशागति, केवल एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन। मेंडल ने जब पहला प्रयोग किया तो मटर के 2 पौधे लिए, एक पौधे से नर युग्मक, नर गैमेट को मतलब मेल गैमेट लिया, और एक से मादा गैमेट यानी फीमेल गैमेट लिया, और उन दोनों के बीच में संकरण या क्रॉस करवाया, और उनसे उत्पन्न होने वाली संतति में देखा कि कौन कौन से लक्षण जो है पेरेंट से इस संतति के अंदर आए हैं, या कुछ अलग ही लक्षण दिखाई दिया क्या। तो इस तरीके से पहले उन्होंने एक ही लक्षण को उठाकर देखा था, ठीक है। तो जब केवल एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन हो तो वो कहलाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो संकरण प्रयोग के दौरान केवल एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन, एकल संकर, को हम एकल संकर क्रॉस भी कह सकते हैं, अध्ययन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अब जैसे यहाँ पर कौन कौन सी, पहले हम बात करते हैं जनक पीढ़ी। जनक पीढ़ी वो जिनसे जो है गैमेट लिए गए। तो देखो एक उन्होंने क्या करा, एक पौधे से उसके लंबेपन के जीन लिए, ठीक है, और दूसरा पौधा जो कि बोना था उससे बोनेपन के जीन लिए, ठीक है। तो जैसे कि मैंने एक चीज़ ध्यान से सुनना, मैं पहले भी क्लास में क्लियर कर चुकी हूँ कि जब ये संयुक्त रूप से लिखे हुए हैं इसका मतलब ये क्या है, जीन है। क्या है, ये जीन है। और जब आप इनको अलग कर दोगे तो ये युग्मक होंगे, गैमेट होंगे, ठीक है। अब जो यहाँ से लिया, जैसे लंबेपन वाले से सपोज कर लो कि ये इसके नर युग्मक ले लिए, और बोने पौधे के क्या ले लिए, मादा युग्मक ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये जिसके जीन लिए गए हैं वो कहलाती है P1 पीढ़ी। P1 पीढ़ी कह सकते हैं इसको, या इसको हम कह सकते हैं जनक पीढ़ी या पेरेंट पीढ़ी, ठीक है, जनक पीढ़ी, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई, पेरेंट जनरेशन हो गई ये, ठीक है। तो पेरेंट है मतलब इन्हीं पेरेंट्स के हम युग्मक ले रहे हैं, तो इनको हम P1 यानी पेरेंट्स या जनक पीढ़ी हो गई। अब देखो,
अब इन पे जब क्रॉस करवाया गया तो क्रॉस करवाते हैं तो इसमें यहाँ पे आप इसको कैसे सोल्व करोगे? आगे जब आप मतलब जैसे ब्लड की वंशागति भी मैं बात करूँ, रक्त की वंशागति देख लो या हीमोफीलिया रोग जो है उसकी वंशागति देख लो, सेम एज लाइक ऐसे ही मतलब होती है, ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहले कि भाई ये जो लिया गया है ना, ये कैसा था भाई? ये था एक शुद्ध लंबे पौधे के नर युग्मक को लिया गया, हम मान लेते हैं, जरूरी नहीं है, हो सकता है इससे मादा युग्मक भी ले लिया गया हो, ठीक है। और शुद्ध बोना एक शुद्ध बोने के भी क्या ले लिए गए? युग्मक ले लिए गए। और जब उनमें क्रॉस कराया गया तो पहले हम इसको युग्मक में बांट दें, या जब युग्मक में करते हैं तो ये अलग अलग है, तभी ये क्या कहलाते हैं? युग्मक या गैमेट्स, ठीक है। तो इनको हम क्या कह सकते हैं? युग्मक या गैमेट। अब इसी तरीके से इनको भी आप कर लीजिए। तो ये युग्मक भी जब अलग करते हैं, ये बोनेपन का एक युग्मक और ये भी बोनेपन का एक युग्मक, अब जब इनके बीच में क्रॉस होगा तो रिजल्ट क्या आएगा? वो रिजल्ट हमें देखना है। भाई इसका इससे करवा दीजिए, इसका इससे करवा दीजिए, ठीक है। इसी तरीके से इसका इससे भी और इसका इससे भी, ऐसे करना है आपको, ठीक है। तो रिजल्ट आपके सामने क्या आएगा? देखो, जब इसका हमने इससे करवाया तो ये रिजल्ट आया, इसी का जब इस बोनेपन वाले टी से करवाया तो ये रिजल्ट आया, इसी का जब इससे करवाया तो ये रिजल्ट आया, और इसका इससे जब इससे करवाया तो ये रिजल्ट आया, है ना। और जब हम रिजल्ट देखते हैं तो रिजल्ट में जो ये आई है, ये जो 4 संततियाँ आई है, ये कहलाती है F1 पीढ़ी। क्या कहलाती है? F1 पीढ़ी, है ना। तो पेरेंट के युग्मक से जो संतति उत्पन्न होती है वो F1 पीढ़ी कहलाती है। क्या कहलाती है? F1 पीढ़ी। अब देखो, F1 पीढ़ी में जब देखें हम मेंडल के एकल संकर प्रयोग में, जब इस F1 पीढ़ी के रिजल्ट को हम देखते हैं तो सारे ही कैसे आ गए भाई? सारे ही यहाँ पर क्या आ गए? अशुद्ध लंबे। सारे ही क्या आ गए? अशुद्ध लंबे, ठीक है। अब ये जो अशुद्ध लंबे हैं, फिर शंकर ने मतलब ये अशुद्ध लंबे F1 पीढ़ी में सारे ही पौधे कैसे प्राप्त हुए हैं भाई? अशुद्ध लंबे प्राप्त हुए हैं, ठीक है। चलिए, अब मेंडल ने क्या किया? ये जो F1 पीढ़ी आई, इस F1 पीढ़ी को क्या कर दिया? अब आगे और रिजल्ट देखने के लिए इसको पेरेंट पीढ़ी बढ़ा दिया, ठीक है। तो F1 पीढ़ी के युग्मकों को ले लिया, तो F1 पीढ़ी के जब F1 पीढ़ी में क्रॉस करवाया गया है ना, तो F1 पीढ़ी में जब क्रॉस करवाया गया तो इससे जो F2 पीढ़ी आई, अब उसके अंदर हमें रिजल्ट देखना है कि उसमें क्या रिजल्ट आया। तो ये जो F1 पीढ़ी थी, F1 पीढ़ी के पेरेंट में जब क्रॉस करवाया गया तो इनके युग्मकों से जब F2 पीढ़ी आई तो उसमें रिजल्ट क्या हुआ, ठीक है, वो हमें यहाँ पर देखना है। तो चलिए कि इसका इससे भी, का इससे और इसका इससे भी, तो यहाँ जब अपन रिजल्ट देखते हैं, ये कैपिटल टी, ठीक है, इसका उससे करोगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, यहाँ इसका इससे करवाएंगे तो दोनों स्मॉल टी और ये कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आया? देखो, यहाँ रिजल्ट हम देखें तो हमें 3 पौधे तो लंबे दिखाई दे रहे हैं ना। देखो, ये कैपिटल टी ये शुद्ध लंबा है, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी ये अशुद्ध लंबा है, और ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी ये भी अशुद्ध लंबा है। यानी लंबे पौधे तो हमें F2 पीढ़ी के अंदर 3 तो लंबे पौधे प्राप्त हुए हैं, अशुद्ध और शुद्ध को अभी छोड़ दो, 3 तो लंबे पौधे प्राप्त हुए हैं और एक जो है हमें अशुद्ध लंबा पौधा प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जब F2 पीढ़ी का, यही से क्वेश्चन बनते हैं कि मेंडल द्वारा किए गए एकल संकर क्रॉस में F2 पीढ़ी का लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप क्या होता है? तो जब इसका लक्षण प्रारूप पूछा जाए आपसे, F2 पीढ़ी का लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप पूछा जाए, तो मैंने कहा आपको कि लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप क्या होता है? जब हम बाहर से ही लक्षण देखकर उसके गुणों का निर्धारण करते हैं। तो यहाँ बाहर से ये देख के हमें पता चल रहा है कि यहाँ 3 तो लंबे पौधे हैं और एक क्या है? एक बोना पौधा है। तो इसका लक्षण प्रारूप क्या हो गया? 3:1। क्या हो गया भाई? 3:1, ठीक है। तो फिनोटाइप तो 3:1 आ गया, ठीक है। यहाँ लिख भी सकते हैं आप नीचे कि 3 पौधे लंबे और एक पौधा बोना, 3 पौधे लंबे और एक पौधा बोना, ये तो इसका फिनोटाइप आ गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका जीन प्रारूप क्या होगा, जीन प्रारूप या जीनोटाइप क्या होगा, जीन प्रारूप या जीनोटाइप की बात की जाए, अब आप यहाँ देखिएगा कि शुद्ध लंबा कितना है? तो शुद्ध लंबा तो सिर्फ एक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं शुद्ध लंबा एक पौधा, ठीक है।
अशुद्ध लंबे कितने हैं? तो देखो अशुद्ध लंबा एक ये रहा, एक ये रहा। अशुद्ध लंबे कितने हैं? 2 है। अशुद्ध लंबे 1 अनुपात ये 2 हो गया। और शुद्ध बोना कितना है? 1 है, तो शुद्ध बोना ये 1 हो गया। तो इसका जीनोटाइप क्या आया? इसका जीनोटाइप आया 1 अनुपात 2 अनुपात 1। ठीक है, समझ में आ गई है? तो जब मेंडल ने एकल संकर क्रॉस किया, यानी मटर के पौधे के एक लक्षण को लेकर ही उसकी वंशागति का जब उन्होंने अध्ययन किया, तो जो पेरेंट पीढ़ी थी, यानी जनक पीढ़ी थी, उससे प्राप्त F1 पीढ़ी में सारे ही पौधे अशुद्ध लंबे प्राप्त हुए। और जब F1 पीढ़ी के पेरेंट में क्रॉस करवाया गया, तो F2 पीढ़ी के अंदर कुछ पौधे लंबे और कुछ पौधे बोने प्राप्त हुए। तो ये था F1 और F2 पीढ़ी का रिजल्ट। ठीक है, तो अब इस पे क्वेश्चंस कैसे बनता है, ध्यान से सुनना। कुछ क्वेश्चंस के एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे क्वेश्चन अगर आपसे पूछा कि एकल संकर प्रयोग में कितने F1 पीढ़ी के पौधे, कितने प्रतिशत F1 पीढ़ी पौधे प्रभावी लक्षण दर्शाते हैं ना, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाता है कि एक संकर प्रयोग में F1 पीढ़ी के कितने प्रतिशत F1 पीढ़ी के कितने प्रतिशत पौधे प्रभावी लक्षण दर्शाते हैं, प्रभावी लक्षण दर्शाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए और ऑप्शन आपके पास हो 50%, 30%, 75% या 100%। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है? प्रभावी लक्षण, है ना, कि ऐसा कौन सा एलिल है जो प्रभावी लक्षण प्रकट कर रहा है। तो उसको अगर हम देखें, और पूछा किसमें हमसे? F1 पीढ़ी के अंदर, है ना। तो F1 पीढ़ी में, जैसे सॉरी F2 पीढ़ी, F1 नहीं F2 पीढ़ी, ठीक है। यहाँ कहाँ लिखा है? F2 लिखा, ये F2 पीढ़ी। अब देखो F2 पीढ़ी में ये भी जस्ट अपन ने देखा है, और यहाँ पर देखो कि कितने प्रतिशत जो है प्रभावी। तो प्रभावी में देखो कि जैसे ये जो लंबेपन वाला है, इसमें दोनों लंबेपन वाले एलिल अपना प्रभाव प्रकट करते हैं, इसलिए ये एक तो ये हो गया। दूसरा यहाँ देखो ये अशुद्ध लंबा है, और अशुद्ध लंबा क्यों है? क्योंकि इसमें ये जो लंबेपन वाला है ये प्रभाव तो प्रकट हो रहा है, लेकिन अलंबेपन वाला प्रकट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कि भाई टोटल कितने हो गए? 3 आए थे ना हमारे पास में, ये देखो 3, ये क्या हो गया? 3 का मतलब क्या हो गया? 100 का 75%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? 75%। की 75% तो अपना प्रभाव प्रकट करते हैं, और एक जो है वो अपना प्रभाव प्रकट नहीं होने देता है ना। तो प्रभावी लक्षण कितने प्रकट हो गए भाई? 75%। क्लियर हो गई बात? चलो दूसरा क्वेश्चन अगर आपसे इस तरीके से पूछा जाए कि एक संकर प्रयोग में F1 पीढ़ी में अप्रभावी लक्षण वाले पौधे कितने प्रतिशत हैं? तो अप्रभावी लक्षण वाले पौधे यहाँ पर देखो, एक मिनट, F1 पीढ़ी में, हाँ, तो F1 पीढ़ी वाले में अप्रभावी लक्षण की हम बात करें, यहाँ पर अप्रभावी वाले लक्षण चारों ही है, तो 100% तो अप्रभावी लक्षण ही हो गया F1 पीढ़ी में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। चलो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? 75% हो जाएगा। अब आगे बढ़े, आगे नेक्स्ट देखो, अब ये एक संकर प्रयोग था, अब हम बात करेंगे द्विसंकर प्रयोग की। बात करेंगे द्विसंकर प्रयोग। द्विसंकर में क्या होगा कि जो मेंडल है उन्होंने मटर के पौधे के लिए इन्होंने क्या किया कि अब मटर के पौधे के 2 लक्षण हो गए। जैसे इन्होंने बीज लिया, और बीज की आकृति और बीज के रंग पर जो है क्रॉस करवाया ना, तो उसको लेके जो संतति उत्पन्न हुई, उस संतति में क्या लक्षणों की वंशागति, वो हम देखेंगे। नेक्स्ट आता है द्विसंकर में प्रभावी लक्षण टाइप है। बात एक हमारा क्या आया था? सिनो। आगे बात करें, नेक्स्ट बात करते हैं द्विसंकर पर क्रॉस। तो हम क्या कह सकते हैं? डाई हाइब्रिड ये जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है, अब इसमें मेंडल ने मटर के पौधे के 2 लक्षणों की क्या करवाई? वह क्रॉस करवाया। संकर प्रयोग के दौरान 2 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन एक साथ किया द्विसंकर प्रयोग में। संकरण
प्रयोग के दौरान, प्रयोग कौन से संकरण प्रयोग के दौरान? द्विसंकर के ना। संकरण प्रयोग के दौरान दो लक्षणों वंशागति, दो लक्षणों वंशागति का अध्ययन, दो लक्षणों वंशागति का अध्ययन एक साथ ठीक है, वो द्विसंकर प्रयोग कहलाया। ठीक है, मेंडल का। अब देखो दो लक्षण उन्होंने क्या क्या उठाए। उन्होंने बीज की अगर मैं बात करूं तो बीज में जैसे कि बीज की आकृति ली और बीज का रंग ले लिया। तो बीज का रंग जैसे कि एक जो पेरेंट थी, जैसे बीज का रंग, जैसे अपने कल ही जब मेंडल की जो टेबल पड़ी थी उसमें मैंने बताया था कि बीज के रंग में प्रभावी वाला एलिल, पहले मैं वो लिख लेती हूँ कि प्रभावी एलिल कौन से था बीज के रंग में। तो देखो प्रभावी एलिल तो कौन सा था और अप्रभावी एलिल कौन था। तो बीज के रंग में प्रभावी एलिल तो था पीला, ठीक है, और अप्रभावी एलिल का रंग क्या था भाई? हरा था। ठीक है, तो पीले रंग का प्रभाव तो प्रकट होता है। तो ये तो बीज का रंग, तो बीज के रंग वाले गुण को ले लिया। ठीक है, प्रभावी एलिल है तो इसको हम कैपिटल वाई से, और अप्रभावी एलिल है तो हम इसको स्मॉल वाई से लिख देते हैं। फिर उन्होंने क्या करा कि बीज के इस रंग को तो लिया ही, साथ में बीज की आकृति ली। बीज के आकृति में कौन सा एलिल प्रभावी था और कौन सा अप्रभावी? देखो बीज की आकृति में जो गोल वाला लक्षण था वो तो था प्रभावी, तो इसको हम लिख सकते हैं कैपिटल आर से। ठीक है, और जो दूसरा था वो था झुर्रीदार जो है वो अप्रभावी था। क्या था भाई? अप्रभावी। इसको मैं लिख सकती हूँ स्मॉल आर से। ठीक है, अब मेंडल ने क्या करा द्विसंकर प्रयोग में, यहाँ पर इस मटर के पौधे के इन दोनों लक्षण के बीच में, दोनों लक्षण उठा, एक जनक पीढ़ी से ये दोनों लक्षण लिए और इन दोनों लक्षणों के बीच में इन्होंने क्या करवाया? क्रॉस करवाया। तो उससे उत्पन्न होने वाली F1 पीढ़ी में उन्होंने रिजल्ट देखा। तो जनक पीढ़ी से उन्होंने क्या लिया? देखो जैसे जनक पीढ़ी से मैं बात करूं तो एक जनक पीढ़ी से बीज की आकृति ले ली गोल। ठीक है, बीज की आकृति ले ली गोल और पीलेपन, मतलब प्रभावी एलिल ले लिया बीज का रंग पीलेपन वाला। ठीक है, और इसका क्रॉस किससे करवाया? झुर्रीदार झुर्रीदार आकृति वाले बीज और हरे रंग वाले बीज के रंग जो है उसकी जनक पीढ़ी से इसका क्या करवाया? क्रॉस करवाया। इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया। यानी ऐसे समझ लो कि एक पीढ़ी से पीलेपन का जीन लिया तो पीलेपन का जीन आएगा, तो जीन तो कंप्लीट आएगा ना भाई। ये तो फिर बाद में हम युग्मक करके और इनका क्रॉस करवाएंगे, लेकिन जब पूरा आएगा तो एक पूरा जीन आएगा। ठीक है, तो एक जीन हमने यहाँ पर पूरा ले लिया पीलेपन का और गोलेपन का, और यहाँ पर हमने हरे रंग का और झुर्रीदार आकृति का एक जीन ले लिया। ये जो थी ये क्या कहलाती है? P1 पीढ़ी, या इसी हम कहते हैं जनक पीढ़ी, या इसे हम कहते हैं पेरेंट जनरेशन। पेरेंट जनरेशन, इसलिए इसी को P1 पीढ़ी कहा गया। अब जब इसमें क्रॉस करवाया गया तो इसमें पहले हम क्या करेंगे? इनको युग्मक जैसे अलग करेंगे भाई, इनके हम युग्मकों को अलग करेंगे। तो यहाँ पर देखो एक युग्मक गोल और पीला, दूसरा युग्मक भी गोल और पीला। इधर इसको अलग करें इसके युग्मक, तो झुर्रीदार और हरा। ठीक है, अब ये अलग अलग युग्मक हो गए। अब यहाँ पर देखो कि पहले लक्षण एक ही था तो हमें 4 संततियाँ प्राप्त हुई। लेकिन यहाँ अब देखो कि अगर हम बात करें युग्मकों की संख्या ही यहाँ पे कितनी है? 8 है। तो मतलब जो इन इससे जो F1 पीढ़ी में संततियाँ प्राप्त होगी उसकी पूरी एक टेबल बनेगी 16 तक की। ठीक है, तो यहाँ से आगे जो है हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे किस तरीके से जो है द्विसंकर क्रॉस में कितनी संततियाँ प्राप्त होती है और उनका फिनोटाइप जीनोटाइप क्या होगा वो हम देखेंगे अगली क्लास में। तो आई होप कि आज आपको आनुवंशिकी में जो 4-5 परिभाषाएं और पढ़ाई है वो अच्छे से समझ में आई होगी। इनको प्लीज़ अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि मेंडल की नियम इसी पे डिपेंड है, और इसी के अगर इनके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चंस भी इजीली कर लेंगे। बस ऐसे ही पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बने रहिए वेदांत क्लासेस के साथ में। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।